हेलो। तो बच्चों, आज हम लोग अपने ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के 5th यूनिट के 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और 3rd चैप्टर जो है वो है हमारा मानवीय शिक्षा, मानवीय संगठन एवं मानवीय सार्वभौमिक व्यवस्था का आधार, यानी कि बेसिक फॉर ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमनिस्टिक यूनिवर्सल ऑर्डर। तो सबसे पहले बात आती है कि मानवीय शिक्षा क्या है, मानवीय संगठन क्या है और मानवीय मानवीय सार्वभौमिक व्यवस्था का आधार क्या है। तो उन्होंने बताया कि यदि आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के घटक को सम्मिलित किया जाए तो ऐसी स्थिति में नीतिपरक मानवीय चरित्र की अनुभूति होती है। यानी कि जो हम पीछे कई चैप्टरों में पढ़ के आए, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, इन सब के घटक को अगर सम्मिलित किया जाए, एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो जो है वो हमारा क्या हो जाता है, मानवीय चरित्र। ठीक है। अब यह सभी मनुष्यों के लिए एक समान है। मूल्य, नीति एवं चरित्र मानवीय आचरण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मूल्यों के आधार पर हमें संबंधों से यह पता चलता है, अर्थात संबंध कैसे हों, इनके आधार की भी मूल्यपरकता होती है। चरित्र एक अच्छे व्यवहार का और कार्यकुशलता का आधार बनता है। इस भौतिक संसार में हम सभी किसी न किसी भौतिक रस्सी से बंधे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक अच्छा आचरण जीने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। इस बात पर लगातार विचार विमर्श होता रहता है कि कौन सा व्यवहार आचरण युक्त है और कौन सा नहीं। मानवीय नीतिपरक आचरण से हमें प्राकृतिक स्वीकार्यता का पता चलता है और यह किसी विवाद से भी इतर है। नीतिपरक आचरण खुद को संतुष्टि प्रदान करने वाला है। अच्छे और आदर्श बातों को अंतर्मन में बिठाना शाश्वत मूलों को अंतर्मन में बिठाने के समान है। हमारे मूल्य, नीतियाँ और चरित्र ही नीतिपरक मूल्यों के प्रमुख घटक हैं। यानी कि देखो, उन्होंने पूरे में क्या बताया कि जो हम पीछे चीज़ें पढ़ के आए थे कि आत्मचिंतन क्या है, तो सॉरी, आत्मचिंतन के बारे में उन्होंने बताया था कि आत्मचिंतन क्या है, स्वयं के बारे में सोचना। और आत्मचिंतन किसके द्वारा किया जा सकता है, आई के द्वारा, मैं के द्वारा। ठीक है। तो इसी तरीके से आत्मनिरीक्षण या आत्मचिंतन ये क्या है, ये जो है वो खुद के बारे में सोचना, खुद को संतुष्टि प्रदान करना। अगर इन सभी आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के घटक को आपस में एक दूसरे से मिला दिया जाए तो क्या होगा कि वो हमारे मानवीय चरित्र का निर्माण करेगा। और मानवीय चरित्र हमने लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि कोई भी चीज़ हुई वो कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, तो सकारात्मक या नकारात्मक। यदि सकारात्मक मानवीय चरित्र की बात करें तो सकारात्मक कैसा होगा, हमारे लिए हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, हम समाज में अपनी अच्छी पहचान बना सकेंगे,
जिसके कारण क्या होगा, हम अनवरत प्रसन्नता और अनवरत समृद्धि यानी कि लगातार प्रसन्नता और लगातार समृद्धि को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे उन्होंने बताया भी है कि मानव जीवन में होने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव मानव की अपनी समझ तथा उस समझ के अनुसार कार्य करने के परिणाम होते हैं। जैसे किसी की समझ के अनुसार कोई गलत काम को करना सही है, लेकिन किसी की समझ के अनुसार उस गलत काम को करना गलत है। तो होता क्या है कि जितने भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं और जितने भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, ये सारे क्या होते हैं, मानव की अपनी समझ पे तथा उस समझ के अनुसार कार्य करने के परिणाम होते हैं। यदि समझ प्राकृतिक स्वीकृति के अनुरूप होगी तो निश्चित तौर पर क्या होंगे, परिणाम, हमारे रिजल्ट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अन्यथा नकारात्मक परिणामों से जीवन कैसा होता है, जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, फिर ज्ञान हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को पहचानने तथा उसके नकारात्मक परिणामों से जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक, ज्ञान हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को पहचानने तथा उसके अनुसार जीवन यापन करने के तरीके भी बताते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी मानवीय मूल्य हैं उनकी वजह से हम क्या करते हैं, जीवन यापन को अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि मानव के जीवन हेतु सबसे पहले क्या आवश्यक है, सार्वभौमिक मानवीय लक्ष्यों की पहचान करना तथा उस दिशा में सही समझ द्वारा अग्रसर होकर कार्य को संपन्न करना। ठीक है, अच्छा, मानव लक्ष्य क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि मानवीय लक्ष्यों की पहचान करें, तो मानव के लक्ष्य क्या है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों अपनी इच्छा के अनुरूप ही तय करता है ना। हर आदमी के जीवन का एक लक्ष्य है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई बाबू बनना चाहता है। तो ये सारे लक्ष्य जो हैं आदमी की इच्छा के अनुसार डिपेंड करते हैं आदमी के ऊपर। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि ये मानव लक्ष्य जितने भी हैं ये खोखले होते हैं। क्यों? ये मानव जीवन के लक्ष्य के विपरीत हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को हम भौतिकता से जोड़कर देखते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं आज आईएएस की परीक्षा यदि पास कर लूँ तो कल मैं डीएम बन जाऊँगा, और डीएम बनने के बाद क्या होगा, मुझे पावर मिल जाएगी, मेरा समाज में नाम होगा, मेरे घर परिवार में मेरा नाम होगा, और उस चीज़ से क्या होता है कि मुझे मेंटली एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मानसिक रूप से एक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, तो इसका हमारी मूल आकांक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वास्तविकता यह होनी चाहिए थी कि हमारे लक्ष्य हमें हमारी मूल आकांक्षाओं की प्राप्ति में सहायक हों। व्यक्तिगत स्तर पर किए गए लक्ष्य केवल समस्याओं को जन्म देते हैं तथा वे एक दूसरे से टकराते भी हैं। यानी कि हम जब तक अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, खुद के स्तर पे कोई भी लक्ष्य तय करेंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, हमें समस्याओं को जन्म देते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये लक्ष्य एक समय सीमा के बाद बदल भी जाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा स्वयं के निर्धारित किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य तो व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति विशेष से संबंधित, और व्यापक मानव लक्ष्य क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित। यानी कि अगर मैं खुद के लिए ही सोच रहा हूँ तो वो क्या है, मनुष्य द्वारा स्वयं के निर्धारण के लिए निर्धारित किए गए व्यक्तिगत लक्षण हैं। ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, सॉरी। और अगर मैं दूसरे मानव के बारे में सोच रहा हूँ, प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो क्या है, व्यापक मानव लक्ष्य। तो मनुष्य के द्वारा जो खुद के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, भौतिकता पर आधारित होते हैं, समस्याओं को जन्म देते हैं, ये केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित होते हैं।
व्यापक मानव लक्ष्य कौन से होते हैं? स्थायी होते हैं, सही समझ व मूल आकांक्षाओं पर आधारित होते हैं, इनमें समाधान की प्राप्ति होती है, संपूर्ण मानव समाज से संबंधित होते हैं। ठीक है, यही समझ जो है वो व्यापक मानव लक्ष्य को देखने व समझने में सहायता करती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे उन्होंने बताया कि जब तक हम मनुष्य द्वारा हम खुद के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य जो हैं वो जब जब लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो समस्याओं को जन्म देते हैं। तो समस्याओं को जन्म किस तरीके से देते हैं कि जैसे मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, मुझे आईएएस की परीक्षा पास करनी है। ठीक है, आप लोगों ने खुद के लिए सोच लिया कि हम लोगों को क्या है, आईएएस की परीक्षा पास करनी है या कोई जेईई का एग्ज़ाम निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बाद जब हम परीक्षा में बैठेंगे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से हम परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें वो मानसिक रूप से असंतुष्टि मिलती है और हम अपने को इन्फीरियर महसूस करने लगते हैं और लोगों के कंपैरिजन में। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर में वही मानसिक असंतुष्टि की वजह से अलग अलग तरीके से बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता, सबसे लास्ट में देखें व्यापक मानव लक्ष्य वाला फिगर जो दे रखा है कि हमने 4 स्तर पढ़े थे, व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर और प्रकृति स्तर। तो व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता, पारिवारिक स्तर पर निरंतर समृद्धि, सामाजिक स्तर पर निडरता व विश्वास और प्रकृति स्तर पर सह अस्तित्व। ठीक है, अब सही समझ व्यापक मानव लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र स्रोत। तो व्यापक मानव लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो स्रोत है एकमात्र वो क्या है? वो है हमारा सही समझ। ठीक है, यदि हमें समय पे सही समझ के द्वारा कोई भी निर्णय हमने लिया है, कोई भी व्यापक मानव लक्ष्य को निर्धारित किया है, जैसे कि जो न्याय है, स्वास्थ्य है, उत्पादन है, शिक्षा है, विनिमय है, भंडारण है आदि से संबंधित लक्ष्य जितने भी हैं, यदि हम उन्हें अपनी सही समझ के द्वारा निर्धारित कर रहे हैं तो ये क्या है, व्यापक मानव लक्ष्य की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, हम अब ये आसानी से जान सकते हैं कि कोई तंत्र कल्याणकारी मानवीय लक्ष्यों पर काम कर रहा है या नहीं। तो कुल मिला के हर बात का कहने का मतलब एक ही है कि यदि हमें किसी भी व्यापक मानव लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसको केवल एक ही चीज़ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और वो है हमारी सही समझ। ठीक है, फिर मानव स्तर को प्रभावित करने वाले घटक, मानव स्तर को 3 प्रकार के घटक जो हैं वो हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। कौन कौन से? मानवीय शिक्षा, मानवीय संगठन और मानवीय स्तर। तो मानवीय शिक्षा क्या है? मानवीय शिक्षा का मतलब होता है कि जो मानव की पाशविक चेतना को मानवीय चेतना के रूप में परिवर्तित कर दे। ठीक है, वो शिक्षा क्या है? मानविक शिक्षा कहलाएगी। मानविक संगठन से हमारा अभिप्राय उन नियमों से है जिन्हें किसी मनुष्य को मानना चाहिए, या मानवतावादी शिक्षा उस उच्च शिक्षा का उल्लेख करती है जो एक मनुष्य की पाशविक चेतना को मानवीय चेतना में अंतरित कर देती है। ठीक है, यानी कि देखो जैसे होता क्या है, एक है पशु चेतना और एक है मानवीय चेतना। तो मानवीय चेतना क्या होती है? मानवीय चेतना है सही संबंध, सही समझ, भौतिक सुविधाओं पर आश्रित। और पशु चेतना क्या होती है? वो होती है केवल भौतिक सुविधाओं पर आश्रित। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2 चीज़ें पढ़ी भी थी, एक मानव और एक पशु। तो पशु जो था, पशु स्तर जो था वो काय पे डिपेंड था? केवल भौतिक सुविधाओं पे आश्रित था। कैसे?
जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इन लोगों को क्या है कि किसी भी विशेष सुविधा की ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो पेड़ों पे भी रह सकते हैं, जंगल में भी रह सकते हैं। बस उनके लिए क्या है कि खाना मिल जाए किसी भी तरीके से और वो अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उसके लिए वो खाना प्राप्त करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे जितने भी जानवर वगैरह हैं वो या तो पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं, या एक दूसरे को, जो मांसाहारी जीव हैं वो एक दूसरे को अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन यही सेम केस अगर हम मानव के ऊपर डिपेंड करें तो मानव के लिए क्या है कि मानव को रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि जब मानव पढ़ाई करेगा तो क्या होगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो वो अच्छा पैसा कमाएगा। अच्छा पैसा कमाएगा तो उसे अच्छी रोटी मिलेगी। जब अच्छा पैसा कमाएगा तो उसके पास अपना एक मकान होगा, जिसकी वजह से वो अपनी समाज में पहचान बना सकेगा। तो मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं, भौतिक सुविधाओं के साथ साथ सही समझ और सही संबंधों पर आधारित हैं। ठीक है, तो मानवतावादी शिक्षा जो होती है वो मनुष्य को कई प्रकार से सक्षम बनाती है। कौन सी? एक तो 4 स्तर जो हम बराबर पढ़ते चले आ रहे हैं उनके सही ज्ञान को प्राप्त करने में, सही अस्तित्व हेतु जीवन जीने में, स्वयं का व अन्य चीज़ों का मूल्यांकन करने में, मूल्य व कौशलों के एकीकरण के कारण भौतिक आवश्यकताओं हेतु पर्यावरणीय अनुकूल व लोगों के अनुकूल प्रणालियों व तकनीकी का प्रयोग करने में, और आत्म विकास में। ठीक है, फिर मानववादी शिक्षा के सिद्धांत क्या है? स्वनिर्देशित, स्वमूल्यांकन, सीखने के लिए स्वयं प्रेरित होना, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक क्षेत्र का संयोजन और भयमुक्त वातावरण। तो स्वनिर्देशित का मतलब ये है कि हमें खुद को ये निर्देश देना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जो गलत है उसे हमें नहीं करना, जो सही है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और उस कार्य को हमें करना है। स्वमूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आगे चल के उसके परिणाम हमें सकारात्मक रूप में मिलेंगे या नकारात्मक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये स्वमूल्यांकन है। ठीक, फिर सीखने के लिए स्वयं प्रेरित। तो सीखने के लिए स्वयं प्रेरित क्या होता है कि शिक्षा को सीखने के लिए प्रेरणा पर जोर देना चाहिए और सीखना भी चाहिए। ठीक, छात्रों को स्वयं प्रेरित होना चाहिए। ठीक, सीखने के लिए हमें अपने अंदर एक इच्छा शक्ति प्राप्त करनी होगी कि हमें इस कार्य को कैसे करना है। हम अपने से बड़ों से इस कार्य में को जो लोग कर चुके हैं उनसे पूछें ना पूछें, तो ये सब क्या है, सीखने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। ठीक है, इसी तरीके से क्या आता है, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक क्षेत्र का संयोजन। तो उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षेत्र का संयोजन। तो उन्होंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने पर एक छात्र के लिए भावनाएं और ज्ञान दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, मानवतावादी शिक्षकों का मानना है कि संज्ञानात्मक और स्नेह को अंतर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। भयमुक्त वातावरण से क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकेंगे। कभी भी हम भयमुक्त वातावरण में किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। ठीक है ना। तो आगे है मानवतावादी शिक्षा के लिए पद्धति, और इसमें दे रखा है कि मानवतावादी शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से अलग है, अतः दोनों की शिक्षा पद्धति अलग अलग है। पारंपरिक शिक्षा में छात्र अधिकतर समय लिखित कार्य को याद करने में व्यस्त रहते हैं। यानी कि पारंपरिक शिक्षा जो है उसमें क्या हुआ कि आप लोग बराबर लिख रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, और वो सभी परिचित
चार्ट, फर्नीचर, सामग्री आदि के बीच कक्षा में बैठते हैं। ठीक है, वो एक फिक्स चीज़ है कि जब हम छोटे छोटे क्लासों में होते हैं तो क्या होता है कि वही सारे चार्ट हमेशा से टीचर लोग पढ़ाते चले आए, वही सारी चीज़ें क्लास में होती चली आती हैं जो कि हम बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं। तो वो क्या है, पारंपरिक शिक्षा है। ठीक है, जबकि मानवतावादी शिक्षा में क्या होता है, वरीयता किसे दी जानी चाहिए, छात्रों के स्वभाव को देनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से हम छात्रों के स्वभाव को वरीयता देंगे उसी हिसाब से क्या होगा। अब जब हम बड़े क्लासों में आ जाते हैं, देखो उदाहरण के तौर पे समझते हैं, तो क्या होता है कि एक टीचर जो कि क्लास में आया, जिसने आपको पढ़ाया, उसने आपसे नहीं कहा कि आप कॉपी पे नोट करो मत करो। ठीक है, उसने आपसे क्या कहा, उसने अपने बोर्ड पे आपको पढ़ाया। अब क्लास में मान लो 40 या 50 या 60 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने आए ही नहीं हैं। जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपने में मस्त हैं, वो अपने और कामों में बिजी हैं। कुछ जो हैं वो अपने आप को ये सोच कर बैठे हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसे हमें अच्छे से समझना है। तो उन्होंने क्या काम करा कि टीचर ने जितना मुंह से बोला और जितना बोर्ड पे समझाया, उनमें से उन्हें जितनी चीज़ें लगी कि ये इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या काम करा, अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर की वजह से बैठे होते हैं कि मैं क्लास के बाहर जाऊंगा तो कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले, कहीं मुझे कॉलेज के कोई स्टाफ पकड़ के और मुझे कोई वो ना करे, है ना। कुछ बच्चे वही बच्चे क्या करते हैं कि जब वो क्लास में डर की वजह से बैठ गए तो वो इस बात से डर रहे हैं कहीं सर ये ना कहें कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तो मैं अपनी कॉपी तो दिखा दूंगा कि साहब ये मैंने नोट करा है। तो इस तरीके से कई टाइप के लोग जो हैं वो एक साथ हमारे सामने अगर मौजूद हैं, तो उनमें जो है मानवतावादी शिक्षा के अनुसार वरीयता जो है वो छात्र के स्वभाव को देनी चाहिए। यानी कि जो छात्र पढ़ने वाला है उसे पढ़ाओ, बाकी को ध्यान ना दिया जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कि ज़्यादातर समय जो है वो बाहर ही बिताया जाता है। शिक्षकों का मानना है कि छात्रों के लिए बाहरी वातावरण बहुत आकर्षक है। छात्रों के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है और उन्हें अपनी पसंद का विषय चुनने की अनुमति दी जाती है। ऐसी शिक्षा के मॉडल को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान प्रयास की आवश्यकता है। एक बच्चे की शिक्षा जो होती है वो घर पे शुरू होती है। बच्चा घर पर निकट संबंधों में रहने वाली चीज़ों को सीखता है और समझता है। इसलिए हर मॉडल के बच्चे के विकास के लिए घर पर सही तरह का वातावरण देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि मानवतावादी शिक्षा जो है वो हमारी कहाँ से शुरू हुई, हमारे घर से। और हमारे घर के साथ साथ हमारे घर के आसपास के बाहरी वातावरण से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मानवतावादी शिक्षा है। अब मानवतावादी शिक्षा का प्रसार, तो उन्होंने बताया मानवतावादी शिक्षा को प्रसारित करना किसी एक व्यक्ति के करने से संभव नहीं है। कभी भी मैं ये सोचूं कि मानवतावादी शिक्षा अकेले मेरे करने से जो है वो सबको में सीख मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं। समाज के उत्थान हेतु समाज के विभिन्न वर्गों व व्यवसायियों को इसके लिए एकजुट होना होगा। इसके लिए अनुसंधान तथा प्रयोगों की आवश्यकता है। इसमें जो है वो विद्यालय, सरकारी व गैर सरकारी प्रौद्योगिक संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं आदि को लंबे समय तक इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। यह शिक्षा घर से शुरू होकर महाविद्यालयों तक लागू होनी चाहिए, तभी यह प्रत्येक मानस पटल पर सही ज्ञान को अंकित करने में सफल हो सकती है। ठीक है, फिर आता है मानववादी संविधान। तो मानववादी संविधान एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत मानवीय चेतना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
निर्मित किए जाते हैं और निर्मित नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है, मानवतावादी शिक्षा के लिए जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सारे हमारे इस मानवतावादी संविधान के अंतर्गत आएंगे और इन सारे दिशा निर्देशों का पालन करना संविधान के अंतर्गत आवश्यक होगा। ठीक है। मानववादी संविधान उन नियमों का उल्लेख करता है जिनका पालन मानव द्वारा किया जाता है या किया जाना चाहिए। ठीक है। तो मानवतावादी संविधान का ढांचा जो है वो मानवीय चेतना पर यानी कि मानव के जीवन के लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए और इसके मूल में जो है वो मानव का कल्याण तथा मानव के साथ साथ समाज का कल्याण उत्थान भी निहित होना चाहिए। मानवतावादी संविधान के नियम इस प्रकार के होने चाहिए कि वे व्यापक मानव लक्ष्य की दिशा में काम करें और नैतिक मानवीय आचरण हेतु सक्षमता का विकास भी करें। इसके तहत मानवीय समाज में संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित होने चाहिए। यह संविधान सभी को एक मार्गदर्शक के रूप में भी स्वीकार होना चाहिए। ठीक है। फिर वर्तमान परिदृश्य, तो वर्तमान परिदृश्य के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि होता क्या है कि आदमी स्वयं के बारे में उसने सोचना छोड़ दिया। ठीक है। जाति धर्म के आधार में पूरे समाज को डिवाइड कर दिया। ठीक है। व्यक्ति जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उसे। ठीक। और व्यक्तिगत लक्ष्य और व्यक्तिगत हित जो है वो हमेशा मानव से टकराते रहे। ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी उसे मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाई। मानसिक संतुष्टि ना मिलने की वजह से क्या हुआ कि ना तो उसने प्रसन्नता को प्राप्त किया, ना ही उसने जो है वो समृद्धि को प्राप्त किया। तो वर्तमान परिदृश्य में क्या है, हमारी गलत समझ हमें अलग अलग तरीके से प्रसन्नता और समृद्धि की प्राप्ति की धारणाएं प्राप्त करने में सहायता करती है और हम भौतिकता में प्रसन्नता व समृद्धि को ढूंढते हैं। ठीक है। जबकि ये सोचना हमारा बिल्कुल गलत है और यही सोच जो है वो हमें विनाश की तरफ ले जाती है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अपनी किसी भी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी सामने वाले का नुकसान कर दो। ठीक है। कोई अपराध कर दो तो हमें ज़्यादा वो होगा, फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो वर्तमान परिदृश्य जो है वो हमेशा क्या है कि मानव जाति अलग अलग जाति धर्म आदि में बंटकर विभेदीकरण को बढ़ावा दे रही है और इस विभेदीकरण के कारण मानव के व्यक्तिगत लक्ष्य व हित एक दूसरे से टकराते रहते हैं और फिर मनुष्य जो है वो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपना समय, ऊर्जा व संसाधन का एक बड़ा हिस्सा उपयोग में लगा देता है। ठीक है। तो इस तरीके से मानव परिदृश्यता फिर आता है सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था। तो ये हमने पिछले चैप्टरों में भी डिसाइड किया था कि मानवीय व्यवस्था क्या है। सबसे पहले मनुष्य जो कि एक सबसे छोटी इकाई है, फिर मनुष्यों से परिवार बना, परिवार से समाज, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व। ठीक है। तो इस तरीके से ये 3rd चैप्टर पूरा हुआ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर और 4th चैप्टर में दिया है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र में सक्षमता। 1 मिनट बच्चों। इसमें दे रखा है व्यावसायिक नीति शास्त्र में सक्षमता। तो ये क्या है, कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता में सक्षमता पर बात करने से पहले हमें व्यवसाय के बारे में हमारे पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि इंसान अपनी आजीविका यानी कि अपने जीवन यापन के लिए कमाने में सक्षम है और इस उद्देश्य के लिए वे कई उपलब्ध व्यवसायों में से किसी एक को अपनाते हैं। हर आदमी जो है वो अपनी लाइफ में अपने जीवन को जीने के लिए क्या करता है, जितने भी हमारे व्यवसाय हैं उनमें से किसी एक रास्ते को अपनाता है और उसी से पूरी ज़िंदगी
व्यवसाय करके पैसे को पैदा करके अपने जीवन को जीता है। ठीक है। किसी भी व्यवसाय को भागीदारी के लिए एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां मानव व्यापक रूप से लक्ष्य का पीछा करने के लिए बड़े स्तर पर अन्य इकाइयों के साथ प्रतिक्रिया करता रहता है। यह अर्थपूर्ण सामंजस्य एवं सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए आज की आवश्यकता है। व्यवसाय व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करने में मदद करता है। जिस व्यवसाय को भी आदमी अपनाता है उस व्यवसाय को करने का मेन उद्देश्य क्या होता है कि वो मनुष्य जो है वो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ खुद को और अपने परिवार को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, और पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के बाद उन सुविधाओं को अपने मानसिक संतुष्टि को प्राप्त कर सके। ठीक है। आगे उन्होंने क्या बताया कि किसी व्यवसाय को अपनाने में व्यावसायिक शिक्षा मनुष्य को विशिष्ट कौशल और ज्ञान प्रदान करती है ताकि मनुष्य द्वारा प्रकृति में बड़े स्तर पर प्रतिभाग किया जा सके। ठीक है। नैतिक व्यावसायिक आचरण व्यापक मानव लक्ष्य की पूर्ति और बड़े स्तर पर मनुष्य को सार्थक भागीदारी हेतु व्यवसायिक कौशल की सही समझ और उसके सदुपयोग का ज्ञान देता है। इसलिए एक व्यवसायी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सही समझ और प्रतिबद्धता के साथ किसी व्यवसाय में अपना कार्य सही समझ से करे ताकि यह प्रयास मानव के साथ अन्यों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हो। मनुष्य आवश्यक व्यवसायिक के साथ नैतिक योग्यता के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। कुल मिला के व्यावसायिक नीति शास्त्र में सक्षमता का मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा और उस व्यवसाय के माध्यम से वह मनुष्य जो है वो अपनी आजीविका चलाएगा और उस व्यवसाय के माध्यम से वह अपने साथ साथ अपने परिवार को संतुष्ट करेगा, जिससे कि उसे जो है वो अपने जीवन के नैतिक और आवश्यक मूल्य उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, अपने मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी और जिसकी वजह से वो अनवरत प्रसन्नता और अनवरत समृद्धि को प्राप्त करेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो है वो क्या है, वो आज के समय में केवल आदमी की व्यावसायिक कौशलता पर जोर देता है। यहाँ तक कि वर्तमान शिक्षा भी जो है वो व्यावसायिक कौशल पर जोर देती है। आज हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जितना भी हम कुछ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें काय पे डिपेंड हो गई, वो हमारे टैलेंट पे निर्धारित हो गई और हम सारी चीज़ें जो है वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है। तो व्यवसाय के प्रति आदमी की भ्रांतियाँ क्या हैं, जो हम कह रहे हैं ना कि हम व्यावसायिक कौशल मनुष्य पर अधिक जोर दे रहे हैं या वर्तमान शिक्षा पर भी व्यावसायिक कौशल पर जोर दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या है, व्यवसाय के प्रति भ्रांतियाँ क्या हैं, व्यवसाय धन कमाने का क्षेत्र है, हम कोई व्यवसाय करेंगे तो वहाँ से धन कमाएंगे। व्यवसाय भौतिक सुविधाओं को जुटाने का क्षेत्र है। व्यवसाय शक्ति व पद प्रदान करने का साधन है। व्यवसाय सामाजिक उन्नति का द्योतक है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भ्रांतियाँ हैं और व्यवसाय के प्रति जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनके परिणाम क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लें, जल्दी से जल्दी पैसे वाले बन जाएं। ठीक है। उसके पीछे जल्दी से जल्दी पैसे बनने की होड़ में क्या करते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति व जानवरों का अनैतिक उपयोग व उसका अंधाधुंध प्रयोग आदि, प्रकृति व पशुओं पर शक्ति प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है। तो इन सारी भ्रांतियों से बचने के लिए और इन सारी भ्रांतियों के परिणाम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी व्यवसाय को सही संबंधों में समझना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, प्रकृति के साथ तालमेल रखना चाहिए, अपनी नैतिक क्षमता को पहचानना चाहिए, प्रत्येक चीज़ का उपयोग
उपाय सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। फिर कहा आता है सार्वभौमिक मानवीय स्तर की उन्नति हेतु व्यावसायिक सक्षमता के उपयोग की क्षमता। ठीक है। तो सार्वभौमिक मानवीय स्तर एक ऐसी भावना है बच्चों जिसमें मनुष्य सहित प्रकृति की कई इकाइयों का भी समावेश रहता है। ठीक है। और मानवीय लक्ष्यों को समझने के बाद मनुष्य केवल मनुष्यों के साथ ही नहीं बल्कि शेष प्रकृति के साथ भी सद्भावना में रहते हैं। हम यह देख पाते हैं कि हम प्रकृति की प्रत्येक इकाई से जुड़े हुए हैं और तभी उसके साथ अपने संबंधों की आपसी परिपूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। सद्भावना को समझने के आधार पर हम अविभाजित समाज की अवधारणा को अंगीकार करते हैं। कैसे करते हैं? मानवीय प्रेरणा के 5 आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य आदि और परिवार से विश्व परिवार की ओर अग्रसरता। ठीक है। तो परिवार से परिवार समूह, फिर ग्राम समुदाय, ग्राम समूह और फिर क्या है? विश्व परिवार। ठीक है। फिर इस तरीके से क्या होता है कि सही सूझबूझ से व्यवसाय में सक्षमता उत्पन्न होती है और इस सक्षमता की विशेषताएं क्या होती हैं कि वो विस्तृत मानवीय लक्ष्य होते हैं जिनमें कि हमें क्या होता है? लगातार समृद्धि प्राप्त होती है, सह अस्तित्व और सार्वभौम मानवीय अवस्था से प्राप्त किया जा सकता है, आत्मविश्वास मिलता है, प्रतिपूरक व्यवहार मिलते हैं, प्रकृति के साथ आपसी सद्भाव होता है। ठीक है। इसी तरीके से मानव सहयोगी व पर्यावरण सहयोगी उत्पादन प्रणालियों के लक्षण व विषय क्षेत्र को पहचानने की क्षमता। ये आप लोग खुद से पढ़ोगे और कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये 2 टॉपिक आपको खुद पढ़ने, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे फ़ोन करके पूछ लेना, अपने डाउट दूर कर लेना। ठीक है। फिर हमारा आता है, एक मिनट, तो इसके बाद बच्चों हम अब ये 5th चैप्टर जो है विशिष्ट समग्र प्रौद्योगिकियों, प्रबंधन मॉडल और उत्पादन प्रणालियों की केस स्टडी, ये जो है ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू।